नमस्कार दोस्तों। 2024 के फुल बजट को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश कर दिए, जो कि एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहला बजट है, जिसे जुलाई माह में पेश किया गया। इससे पहले हर साल फरवरी में इस बजट को पेश किया जाता था। इस साल भी फरवरी में पेश किया गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव होने के कारण उसे अंतरिम बजट कहा गया, जो सिर्फ चुनाव से पहले वाले बजट होता है। आज हम जानेंगे कि बजट में पैसा कहां से आता है और खर्च कहां कहां होता है, और इस बजट के आने के बाद आम आदमी के लिए क्या क्या चीज महंगा हुआ है और क्या क्या चीजें सस्ता हुआ है। गरीबों को क्या मिला, अमीरों को क्या मिला, युवाओं को क्या मिला, महिलाओं को क्या मिला, तथा विशेष में बिहार एवं आंध्र प्रदेश को क्या मिला। सारी जानकारी आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तब तक वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बजट होता क्या है। तो आसान भाषा में कहे तो पैसा खर्च करने तथा बचाने की योजना को बजट कहते हैं। अगर कुल खर्च को 100% मान ले तो सबसे पहले हमें यह जान लेना जरूरी है कि भारत सरकार के पास खर्च करने के लिए पैसा कहां से आएगा। आपको बता दें कि भारत सरकार को खर्च करने के लिए जो पैसा आता है, उसमें से कुल खर्च का लगभग 71% कर और लाभांश से प्राप्त होता है, जिसमें से इनकम टैक्स से 19%, जो 11.56 लाख करोड़ रुपया है। जीएसटी से 18%, जो 10.68 लाख करोड़ रुपया होता है। कॉर्पोरेट टैक्स से 17%, जो 10.46 लाख करोड़ रुपया है। उत्पादन शुल्क से 5%, सीमा शुल्क से 4% एवं लाभांश से 3%। अन्य गैर टैक्स से 4% और कर्ज से 29%, जो 17.64 लाख करोड़ रुपया होता है, जिसे विदेशों, बैंकों तथा सरकारी असेट बेचकर पूरा किया जाता है। अब हम जानेंगे कि भारत सरकार के पास जो पैसा आता है, उस पैसे को कहां कहां खर्च किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो भारत सरकार का पैसा खर्च होता है, वो 20% रुपया राज्यों को हिस्सा देने में खर्च होता है, जो 12.20 लाख करोड़ रुपया होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश को 2.18 लाख करोड़ रुपया, उसके बाद 1.22 लाख रुपया बिहार को, तथा सबसे कम पूर्वोत्तर राज्य को इसमें हिस्सा मिलता है। केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए कर्ज के ब्याज को चुकाने के लिए भी 20% खर्च किए जाएंगे। केंद्र सरकार की योजनाओं पर 18% का खर्च होगा। केंद्र और राज्य के साझा योजनाओं पर 8% खर्च होगा। वित्त आयोग को मिलने वाला खर्च भी 8% है। उर्वरक, खाद, पेट्रोलियम पर सब्सिडी देने में 7% का खर्च होता है। सरकार के अन्य योजनाओं पर खर्च 6% होता है। पेंशन देने में 4%, वेतन पर 2% और अन्न पर 6% खर्च किए जाएंगे। इन सारे खर्चों के लिए भारत सरकार ने जो कर्ज लिया है, वह जीडीपी का 83% है। जब नरेंद्र मोदी 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे, उस समय देश का कर्ज 55 लाख करोड़ रुपया था, जो 2023 में बढ़कर 161 लाख करोड़ रुपया हो गया है। मोदी सरकार में देश के कर्ज में 220% की वृद्धि हुई है। हालांकि बहुत सारे विकसित देश भी है जो अपने जीडीपी के दुगुने से ज़्यादा कर्ज लिए हुए हैं, जैसे जापान, अमेरिका। अब हम जानते हैं कि इस बजट में किसको क्या क्या मिला। तो सबसे पहले इस बजट में देश के 4 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार की बात की गई है, जिसके लिए 2 लाख करोड़ रुपया से अधिक खर्च करने की बात कही गई है। इसके अलावा देश के टॉप 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराई जाएगी। उसके बाद उसे 5,000 रुपया पर मंथ स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। गरीब आदमियों के लिए
5 किलो फ्री अनाज दिया जाता है उसे 5 साल और बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा 1 करोड़ शहर में तथा 2 करोड़ गांव में प्रधानमंत्री आवास के तहत घर बनाए जाएंगे। किसानों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपया नेचुरल फार्मिंग सिखाने के लिए तथा 2.66 लाख करोड़ रुपया ग्रामीण विकास के लिए अलग से खर्च किए जाएंगे। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं और लड़कियों के फायदा पहुंचाने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। छोटे व्यापारी के लिए मुद्रा योजना को दुगुनी कर दी गई है तथा MSME को 10 लाख की जगह 20 लाख रुपया कर दिया गया है। डिफेंस पर 6 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएगा जो बजट का 13% है। स्टूडेंट के लिए 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा जो हायर एजुकेशन के लिए देश में ही रहकर पढ़ाई करेगा। देश से बाहर जाने वाले के लिए नहीं है, यानी जो देश के अंदर रहकर पढ़ाई करेगा उससे 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा। मिडिल क्लास के लिए बात करें तो न्यू टैक्स रिजम में 17,500 रुपये की राहत है, जबकि ओल्ड टैक्स रिजम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नए स्लैब के अनुसार अब 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। 3 लाख से 7 लाख तक 5% टैक्स देना है, लेकिन भारत सरकार इनकम टैक्स एक्ट 87A के अनुसार 20,000 रुपये तक का टैक्स माफ कर देगी। अतः 7 लाख तक 0 रुपया टैक्स यानी टैक्स भरना नहीं होगा। 7 लाख से 10 लाख तक इनकम पर 10%, 10 से 12 लाख पर 15%, 12 से 15 लाख पर 20% तथा 15 लाख से अधिक पर 30% टैक्स देना होगा। अब GST के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन सी सामान सस्ती हुई है। तो लेदर से जुड़ी हुई सभी चीजें सस्ती होगी। मोबाइल चार्जर इसके पार्ट्स सस्ते होने वाले हैं। सोना, चांदी, प्लेटिनम भी सस्ता होगा क्योंकि इस पर पहले 15% GST लगता था, अब मात्र 6% ही GST लगेगा। इसके पीछे का कारण यह है कि इसका रिटेल में बिक्री बढ़े तथा इसका स्मगलिंग रुके। कैंसर के 3 दवाइयों पर से GST हटा लिया गया है, जिससे कैंसर का इलाज अब सस्ता हो जाएगा। अब महंगे आइटम के बारे में जानते हैं कि महंगा क्या क्या हुआ है। अमोनियम नाइट्रेट तथा टेलीकॉम आइटम को महंगा कर दिया गया है क्योंकि इसे चीन से मंगवाया जाता है ताकि लोग इसे अपने देश में ही इन आइटम का उत्पादन कर सके, चीन पर निर्भर रहना न पड़े। प्लास्टिक के प्रोडक्ट को भी महंगा किया गया है क्योंकि यह पर्यावरण के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है, अतः इसे कम करने में कारगर साबित हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस पर भी टैक्स बढ़ाया गया है। अब देखते हैं कि NDA के 2 प्रमुख घटक दल JDU तथा TDP के माध्यम से बिहार एवं आंध्र प्रदेश को क्या क्या मिला है। तो बिहार में कई सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपया आवंटन किए गए हैं। इसमें पटना पूर्णिया, बक्सर भागलपुर को जोड़ने वाले एक्सप्रेस वे और बोध गया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा को जोड़ने वाले एक्सप्रेस वे बनाने की घोषणा की गई है। बिहार के पीरपैंती में 21,400 करोड़ की लागत से 2400 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। बाढ़ से निपटने और राहत के लिए 11,500 करोड़ रुपया दिए जाएंगे। बिहार के महाबोधि मंदिर और विष्णुपद मंदिर को विकसित किया जाएगा। बिहार में नए मेडिकल कॉलेज और एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे। बिहार में स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया जाएगा। गंगा नदी पर 2 पुल बनाए जाएंगे। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर बिहार के गया में औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। हालांकि बिहार की जो विशेष राज्य की मांगे थी उसे पूरा करवाने में नीतीश कुमार सफल नहीं हुए, लेकिन विशेष पैकेज के रूप में 58,900 करोड़ रुपया लेने में सफल जरूर हुए। ऐसा करना मोदी सरकार के मजबूरी भी है सरकार बचाने के लिए। अब हम देखते हैं कि आंध्र प्रदेश को क्या मिला।
इस बजट के माध्यम से। तो आंध्र प्रदेश के मदद के लिए 15,000 करोड़ रुपया आवंटित किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में एक नए शहर बनाने में तेजी लाई जाएगी, जो कि वहां के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके तहत फंड पानी, बिजली, रेलवे, सड़क जैसे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जारी किया जाएगा। आंध्र प्रदेश की पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करने के लिए वित्तीय मदद दी जाएगी। आंध्र प्रदेश के पिछड़े इलाके के लिए भी फंड मुहैया कराई जाएगी। तो ये था बजट 2024 का सारांश, जिसे हम समझाने की प्रयास किए हैं। बाकी आपके हिसाब से सरकार के इस बजट में क्या कमी रह गया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।